हाय एवरीवन, और इस क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं बेसिक सॉर्टिंग के बारे में। अब जब भी हम सॉर्टिंग शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना। जैसे हमने अपने घर पे डिक्शनरीज देखी होंगी जिसके अंदर हमारी जो सारे के सारे वर्ड्स होते हैं वो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड होते हैं। पहले ए से शुरू होने वाले, फिर बी से, फिर सी से। या फिर अगर हमने घर के आसपास दो तरीके के डस्टबिन देखे होंगे पार्क्स में या बाकी जगह, जहाँ ब्लू डस्टबिन होता है हमारी नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ों के लिए, और ग्रीन डस्टबिन हमें सिखाया जाता था बायोडिग्रेडेबल चीज़ें, जैसे फ्रूट्स वगैरह हमने डाल दिए। तो इस तरीके से हमने क्या किया, नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल को अरेंज कर दिया एक ऑर्डर में। या फिर हमें स्कूल में हाइट वाइज खड़े करते थे, तो वो क्या था, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट था जो हाइट पर बेस्ड था। तो अगर हम चीज़ों को किसी एक ऑर्डर में अरेंज करते हैं, वो ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर भी हो सकता है, वो ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर भी हो सकता है, या फिर कोई और भी ऑर्डर हो सकता है, उसको हम नाम देते हैं सॉर्टिंग। अब रियल लाइफ में सॉर्टिंग बहुत जगह यूज़ होती है। अगर आप अमेज़ॉन पर जाएं और वहाँ पर आपको 5 स्टार रेटिंग या 4 स्टार रेटिंग वाले आइटम देखने हैं, तो वहाँ पे आप उन आइटम्स को सॉर्ट कर रहे होंगे रेटिंग के हिसाब से, या आपको प्राइस लो से हाई चाहिए या हाई से लो चाहिए, या टिकट्स में जब हम टिकट बुक कराने जाते हैं तो प्राइसेस लो से हाई, हाई से लो चाहिए, तो वहाँ पर हम सॉर्टिंग का इस्तेमाल करते हैं रियल लाइफ के अंदर। तो इस लेसन के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ बेसिक सॉर्टिंग टेक्निक्स के बारे में। इनमें से पहली हमारी बबल सॉर्ट, फिर सिलेक्शन सॉर्ट, फिर इंसर्शन सॉर्ट, एंड फाइनली बात करेंगे काउंटिंग सॉर्ट की, जो थोड़ी सी एडवांस्ड हो जाती है। ये तीनों हमारी काफ़ी बेसिक हैं, ये हमारी एडवांस सॉर्टिंग टेक्निक है। अब इसके अलावा भी और भी सॉर्टिंग टेक्निक्स होती हैं जो हमारी रिकर्जन पर बेस्ड होती हैं, हमारी बैक ट्रैकिंग पर बेस्ड होती हैं, पर उनके बारे में हम आगे आने वाले लेसन के अंदर बात करेंगे। अभी हम इन्हीं चारों को पढ़ रहे होंगे। इसके साथ साथ मैंने इस लेसन के साथ आपके लिए एक PDF अटैच कर रखी है, जो बहुत फेमस PDF है, जिससे हेल्प काफ़ी मिलती है ये याद रखने में कि कौन सी सॉर्टिंग टेक्निक कितनी मेमोरी लेती है और कितना टाइम लेती है, और उसमें डेटा स्ट्रक्चर्स की भी आपको काफ़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो उसको आप जाकर रेफर कर सकते हैं जब भी आप अपना रिविजन करने वाले हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं बबल सॉर्ट के बारे में। बबल सॉर्ट का बेसिक फंडा ये है कि हमें दिया होगा एक एरे कुछ इस तरीके से, जहां हमारे पास एलिमेंट्स होंगे। जैसे यहाँ पर हमारे एरे के एलिमेंट्स हो गए 5, 4, 1, 3, 2। अब ये जो एरे है ये एक अनसॉर्टेड एरे है। हमें जो फाइनल रिजल्ट चाहिए, हम क्या चाहते हैं, हम बबल सॉर्ट जो एल्गोरिथम है हमें क्या ला कर दे दे, या तो वो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में एरे दे दे, जैसे सबसे छोटा एलिमेंट शुरुआत में और सबसे बड़ा एलिमेंट लास्ट में, तो ये हो गया हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर। या फिर हम इससे डिक्रीजिंग ऑर्डर चाहते हैं एलिमेंट्स का, जिसमें सबसे बड़ा एलिमेंट शुरुआत में और सबसे छोटा लास्ट में, इसको हमने कह दिया डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो बबल सॉर्ट को इम्प्लीमेंट करने का तरीका जो होता है उसकी अगर बात करें, तो बबल सॉर्ट नाम सुन के ना बहुत फनी लग रहा होगा कि क्या बबल्स की बात हो रही है क्या। तो इस के जो सॉर्ट की इंस्पिरेशन है वो भी थोड़ी सी फनी है। इमेजिन करते हैं कि हम पानी ले रहे हैं एक बर्तन के अंदर, या फिर कोई और हम लिक्विड ले रहे हैं, और उसको हमने आग के ऊपर रख दिया। अब क्या होगा, इसके अंदर छोटे छोटे बबल्स फॉर्म होने शुरू होंगे पानी के अंदर, और धीरे धीरे वो बबल्स जैसे 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 साइज में बड़े होंगे जितनी गर्मी के साथ, वो क्या करेंगे, ऊपर राइज करना शुरू कर देंगे। तो इस सॉर्टिंग का जो आइडिया है ये भी यहीं से आया है। क्या आइडिया है कि लार्ज एलिमेंट्स कम अप टू द एंड ऑफ द एरे बाय स्वैपिंग विद एडजेसेंट एलिमेंट्स। यानी हमारे पास गिवन होगा एक एरे, और एरे का जो लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो यहां से हटके हमारा लास्ट में आ जाएगा। फिर इस एरे का जो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो यहां से हटके हमारा सेकंड लास्ट पोजीशन पे आ जाएगा। फिर इसका जो थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो यहां से हटके हमारी थर्ड लार्जेस्ट पोजीशन पे आ जाएगा, और इस तरीके से हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अपने एलिमेंट्स को कर देंगे सॉर्ट। तो ये बहुत बेसिक आइडिया है जिसको हम यूज कर रहे होंगे। क्या होने वाला है, सारे जो एलिमेंट्स हैं उनमें से सबसे बड़ा धीरे 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 करके पीछे पहुंच जाएगा, उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट सेकंड लास्ट पोजीशन पे पहुंचेगा, एंड ये प्रोसेस रिपीट करता रहेगा जब तक हमारे पास एक इंक्रीजिंग एरे नहीं आ जाता। तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये एरे गिवन है जिसमें हमारे पास है 5, 4, 1, 3, 2। ये हमारे एलिमेंट्स गिवन है एरे के। हमारे एरे का साइज है n = 5। अब हमारी सॉर्टिंग की जो फर्स्ट टर्म होगी ना, इसको 0th टर्न नाम देते हैं। 0th टर्न, क्योंकि हम भी जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग फॉलो करेंगे। 0th हम कह देते हैं पहली बारी में सॉर्टिंग, इसको मैंने 0 बारी में सॉर्टिंग कह दिया है। तो हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट एलिमेंट को इसके नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। तो 4 और 5 में से ऑब्वियसली 5 बड़ा है, तो क्या होगा, 5 पीछे की तरफ पुश हो जाएगा, और यहाँ पे हमें मिलेगा 4, 5, 1, 3, 2। फिर मैं क्या करूंगी, फिर मैं 5 को 1 से कंपेयर करूंगी। इस केस में हमारा एरे बन जाएगा 4, 1, 5, 3, 2। क्योंकि ये एक्सचेंज हो गए, क्योंकि 1 5 से छोटा है तो वो आगे आ जाएगा। इसको हम कहेंगे स्वैपिंग।
स्वैप करने की बात हमने पहले भी की हुई है। स्वैप करना यानी दो एलिमेंट्स जब अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर लेते हैं। अब नेक्स्ट किसका कंपैरिजन होगा? नेक्स्ट कंपैरिजन होगा 5 और 3 का। 5 और 3 के कंपैरिजन में 4 1 3 5 2 इस तरीके का कुछ एरे बन जाएगा। फिर कंपैरिजन होगा हमारे 5 और 2 का। 5 और 2 के कंपैरिजन में ये एरे बन जाएगा 4 1 3 2 5। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट टर्न जिसमें हमारा एरे फाइनली कुछ ऐसा निकल कर आया है। अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट टर्न की। नेक्स्ट टर्न के अंदर हमारा जो एरे है वो हमें कुछ ऐसा दिखता है जिसमें हमारे पास 4 1 3 2 5। अब हम शुरू करने वाले हैं अपनी फर्स्ट टर्न। इसको सेकंड बारी को मैंने फर्स्ट टर्न कह दिया है क्योंकि हम जीरो बेस्ड फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कंपेयर करेंगे 4 और 1 को। 4 और 1 को हमने कंपेयर किया तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 1 4 3 2 5। फिर हम कंपेयर करेंगे 4 और 3 को, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 1 3 4 2 एंड 5। नेक्स्ट हम कंपेयर करने वाले हैं 4 और 2 को, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 1 3 2 4 एंड 5। अब यहाँ पे सवाल आता है क्या हमें 4 और 5 को कंपेयर करने की जरूरत है? ऑब्वियसली जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने क्या किया था शुरुआत में ही, जो हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट था, जो हमारा बबल था लार्जेस्ट, वो लास्ट पोजीशन पे आ चुका है। तो हमें पता है कि 4 से अगले वाली यानी लास्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट आ गया है वो ऑलरेडी बड़ा है 4 से। तो यहाँ पे हम कंपैरिजन को नहीं कर रहे होंगे और यहाँ पे हम रुक जाएंगे। यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्न के बाद जो फाइनल एरे आया है वो कुछ ऐसा दिखता है। इसके बाद बढ़ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टर्न की तरफ। नेक्स्ट टर्न को हम नाम देंगे सेकंड टर्न। अब सेकंड टर्न में हमारे पास जो शुरुआत में एरे आएगा दैट इज 1 3 2 4 5, जो यहां से आ रहा है, ये वाला एरे यहां से आया था। इसमें हम क्या करेंगे? कंपैरिजन शुरू करेंगे। 1 और 3 को कंपेयर करेंगे तो 1 छोटा है 3 से, तो वो उसी पोजीशन पे बना रहेगा। 1 3 2 4 5 सेम एरे रहेगा हमारा। फिर कंपेयर करेंगे 3 और 2 को, तो इसमें ऑब्वियसली 1 पहले आ जाएगा, 2 पहले आ जाएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा। अब बारी आएगी कंपैरिजन की 3 और 4 की। तो यहाँ पे ये कंपैरिजन भी हम नहीं करने वाले, क्योंकि हमें पता है शुरू में 2 बारियां आ चुकी हैं, 0th टर्न और फर्स्ट टर्न, तो हम 2 बड़े एलिमेंट्स को तो पीछे पुश कर ही चुके हैं। तो अब लास्ट के 2 एलिमेंट्स से हमें कंपेयर नहीं करना, क्योंकि उनका तो पता ही है हमें वो बड़े हैं। तो यहाँ पे जो हमारा फाइनल एरे निकलेगा हमारे पास वो कुछ ऐसा दिखेगा। नेक्स्ट टर्न आएगी हमारे पास। नेक्स्ट टर्न होगी हमारी थर्ड टर्न, इसको कह देते हैं। थर्ड टर्न के अंदर जो हमारा फाइनल एरे आया था लास्ट टाइम वो था 1 2 3 4 5। अब थर्ड टर्न के अंदर हम कंपेयर कर रहे होंगे 1 एंड 2 को, तो 1 एंड 2 को कंपेयर करेंगे। सेम ऑर्डर हमारे पास रहेगा 1 2 3 4 5 का। अब हमें 2 और 3 को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन तीनों को हमने लास्ट टाइम सेट कर दिया था। इस बार बस इन दोनों को सेट करना था, इनको भी हमने सेट कर दिया है। तो फाइनली हमें क्या दिखेगा? हमें दिखेगा अपना एरे एक सॉर्टेड फैशन में। और ये सॉर्टेड फैशन में कैसे आया? हमने n-1 टर्न्स ली। कितनी टर्न्स ली? n-1। कैसे पता चला? पहली, दूसरी, तीसरी एंड चौथी। तो हमने 4 टर्न्स ली। n का साइज यानी एरे का साइज हमारे पास 5 था, तो टोटल हमने कितनी टर्न्स ली? टोटल हमने n-1 टर्न्स ली, जिनके नंबर थे 0 1 2 एंड 3। अब अपनी 0th टर्म में हम 0 से लेकर n-2th इंडेक्स तक गए। 2th इंडेक्स कैसे? क्योंकि लास्ट जो कंपैरिजन हुआ था वो इस एलिमेंट का हुआ था, हमारे इस एलिमेंट के साथ। तो दिस इज एट इंडेक्स n-1 और ये है हमारा इंडेक्स n-2। तो n-2 वाला जो इंडेक्स है उसके एलिमेंट ने अपने अगले वाले एलिमेंट के साथ कंपैरिजन किया था। तो 0 से लेकर n-2 तक हम गए। यहाँ पर हम 0 से लेकर n-3th इंडेक्स तक गए। सेकंड टर्न में हम 0 से लेकर n-4th इंडेक्स तक गए और यहाँ पर हम 0 से लेकर n-5th इंडेक्स तक गए, यानी हम 0 पर ही खड़े रहे। यानी यहाँ पर हमने एक सिंगल कंपैरिजन किया था। किसके साथ कंपैरिजन किया था? सिर्फ जो 0 इंडेक्स पर एलिमेंट है उसका अगले वाले एलिमेंट के साथ कंपैरिजन किया था। तो यहाँ से इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और अपनी एल्गोरिदम को हम समराइज करने की कोशिश करते हैं। समराइज जब इस पूरी चीज को करेंगे तो हमें पता चलेगा कि बाहर नंबर ऑफ टर्न्स को काउंट करने के लिए हमें एक लूप चाहिए, क्योंकि हमें पता है हमारी जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसके लिए टर्न्स की वैल्यू 0 से लेकर कहां तक जा रही है? 0 से लेकर जा रही है n-2 तक, क्योंकि पहले वैल्यू 0 थी, फिर 1 थी, फिर 2 थी एंड लास्ट टर्न में हमारी जो वैल्यू वो 3 थी। इस लूप को अब हम फर्स्ट टर्न से लेके 4 टर्न्स तक भी लेकर जा सकते हैं, पर हम 0 बेस्ड इंडेक्सिंग फॉलो करेंगे तो आउटर लूप जो हमारा बनेगा वो बनेगा टर्न्स इज इक्वल टू 0 से लेकर n-1 का। अब हर टर्न के अंदर हम कुछ एलिमेंट्स को स्वैप कर रहे हैं। यहाँ पे हम कुछ एलिमेंट्स को स्वैप कर रहे हैं टर्न 1 में, यहाँ पे टर्न 0 में कुछ एलिमेंट्स को स्वैप कर रहे हैं, टर्न 1 में कुछ एलिमेंट्स को स्वैप कर रहे हैं, टर्न 2 में कुछ एलिमेंट्स को स्वैप कर रहे हैं। और आप नोटिस कर पा रहे होंगे हर बार एडजेसेंट
एलिमेंट्स को हम स्वैप करते जा रहे हैं और जो बड़ा है उसको पीछे पुश कर रहे हैं। तो क्या लॉजिक बनेगा, हमारे इनर लूप की वैल्यू होगी j इज इक्वल टू 0 से लेकर हम जाएंगे n-2 टर्न्स तक। इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, जैसे टर्न्स की जब वैल्यू 0 थी तो उस टाइम पर हम कहाँ से कहाँ तक गए, हम j इज इक्वल टू 0 से शुरुआत करेंगे एंड फाइनल इंडेक्स हमारा होगा 5-2 टर्न्स यानी 0, दैट इज इक्वल टू 3। तो टर्न 0 में लास्ट इंडेक्स जिसको हमने चेक किया था, कंपेयर किया था, वो था हमारा इंडेक्स नंबर 3। इसको और वेरीफाई करना चाहें तो जब टर्न नंबर 1 पे थे तो j की वैल्यू हमारी जानी से 0 से, मतलब फर्स्ट कंपैरिजन 0 पे होगा और लास्ट कंपैरिजन होगा हमारा 5-2 यानी इंडेक्स नंबर 2 पे, और इंडेक्स नंबर 2 था हमारी ये वैल्यू जहाँ पे हमारा आखिरी कंपैरिजन हुआ था 4 और 2 के साथ। तो इस तरीके से हम वेरीफाई करके देख सकते हैं एल्गोरिदम को, पर इसका हम कोड लिखेंगे तो हमें और बेहतर समझ में आएगा। सबसे पहले हमने अपनी बेसिक सॉर्टिंग की क्लास बनाई हुई है, उसके अंदर हमारा मेन फंक्शन हमारे पास है। अब एक और फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पर, पब्लिक स्टैटिक वॉइड बबल सॉर्ट के नाम से। अब इसके अंदर हम एक इंटीजर एरे को एज एन आर्ग्यूमेंट ले रहे होंगे। सबसे पहली चीज जो हमें बबल सॉर्ट में करना है वो पता है, एक आउटर लूप लगाएंगे टर्न्स के लिए। टर्न्स की वैल्यू शुरू होगी 0 से और टर्न्स की वैल्यू कब तक जाएगी, ये जाएगी जब तक लेस देन एरे डॉट लेंथ -1 एंड टर्न्स ++। इनफैक्ट इसको टर्न्स नहीं टर्न नाम देंगे, टर्न नंबर 0, टर्न नंबर 1, टर्न नंबर 2। तो इस तरीके से 0 से लेकर 3 तक हमारी टर्न्स जारी होंगी एंड उसके बाद इनर लूप बनाते हैं फॉर j इज इक्वल टू 0 से लेकर, ये लूप हमारा जाएगा कहाँ तक, जब तक j इज लेस देन एरे डॉट लेंथ -1 टर्न एंड j++। अब ये -2 तक जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि हमने लेस देन का साइन लगाया है इसीलिए -1 है दोनों में। पर यहाँ पे कुछ, अगर आप कहीं और जाकर किसी वेबसाइट पर जाकर एक्सप्लोर करें, प्रोसेस यही रहता है, लार्जेस्ट एलिमेंट को पीछे पुश करते हैं, पर कहीं कहीं कोड में आपको डिफरेंसेस मिलेंगे जहाँ यहाँ पे इक्वल टू लगा देंगे और यहाँ पे आपका 2 लगा देंगे। तो उस चीज़ से घबराना नहीं है, ये सारे जो चेंजेस हैं एल्गोरिदम को इंप्लीमेंट करने के कोड लेवल पे, उसमें थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं डिपेंडिंग अपॉन लोग लूप किस तरीके से लिखना चाहते हैं। अब इंटरनली हम क्या कर रहे हैं, हर एक एडजेसेंट एलिमेंट को हमें स्वैप करना है। इफ एरे ऑफ j इज ग्रेटर देन एरे ऑफ j+1, तो यहाँ पे हमें चेक कर लेना है कि हमारा जो करंट एलिमेंट है वो क्या हमारी नेक्स्ट एलिमेंट से बड़ा है। अगर मैं अपने अगले वाले एलिमेंट से बड़ा हूं तो मुझे लाइन में और पीछे जाना चाहिए, बिकॉज आई एम अ लार्जर बबल। उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम स्वैप कर देंगे। स्वैप करने के लिए पहले एक टेम्पररी वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें आएगा एरे ऑफ j। अब एरे ऑफ j इज इक्वल टू एरे ऑफ j+1 एंड एरे ऑफ j+1 इज इक्वल टू हमारा टेम्पररी। तो कुछ इस तरीके से स्वैपिंग हो जाएगी दो एलिमेंट्स की, एडजेसेंट एलिमेंट्स की, एडजेसेंट यानी जो एक के बाद एक है। और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि मैं इतना बेसिक एल्गोरिदम इतना डिटेल में क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि यहाँ से हम पहला एल्गोरिदम है एक तरीके से जो पढ़ रहे हैं सॉर्टिंग के अंदर, तो इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाना चाह रही हूँ, आपको ड्राई रन सिखा रही हूँ, एल्गोरिदम इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, एल्गोरिदम के साथ हाउ डिड दे कम अप विद द एल्गोरिदम, और आपके दिमाग में बैठ जाए। क्योंकि बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, ये तीनों ऐसे एल्गोरिदम हैं जो प्रैक्टिकली आप यूज कहीं नहीं कर रहे होंगे, पर इंटरव्यूअर आपसे पूछ लेगा कि इन तीनों को एक्सप्लेन करो। तो उस टाइम पे आपको पता होना चाहिए कि इन तीनों के पीछे का लॉजिक क्या है, एंड इनफैक्ट याद रहना चाहिए आपको, इसलिए मैं बार बार बबल शब्द जो है उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन हो गया पूरे कोड का। अब एक और यहाँ पे फंक्शन बना लेते हैं एरे को प्रिंट करवाने के लिए। पब्लिक स्टैटिक वॉइड प्रिंट ARR, यहाँ पे आएगा हमारा एरे एज एन आर्ग्यूमेंट फॉर इंट I = 0, I less than array dot length I++। system dot out dot print, यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे ARR ऑफ I को, और ये हो गई हमारी नेक्स्ट लाइन। तो मेन फंक्शन के अंदर एरे हमने वही बनाया हुआ है जिसको हमने डिस्कस किया अभी। हम सबसे पहले कॉल करेंगे बबल सॉर्ट के अंदर एरे पास कर दिया, फिर प्रिंट कर देंगे अपने एरे को। तो इसको कर लेते हैं सेव एंड इसको करते हैं रन। तो हमारे पास एक सॉर्टेड एरे हमें प्रिंट होके मिला है विच इज 1 2 3 4 5। आई होप ये वाला पार्ट पूरा का पूरा क्लियर है जिसमें हमने बबल सॉर्ट को इंप्लीमेंट किया। इनफैक्ट इसको हल्का सा हम और डिस्कस कर लेते हैं ताकि दिमाग में बैठ जाए। हमने अपने कोड के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हैं, कुछ ऐसी लाइनें लिखी हैं जिसमें ऊपर हमने टर्न्स की बात करी, नीचे हमने जे की बात करी और फिर फाइनली हमने कर दिया स्वैप। अब आउटर लूप को अगर हम एनालाइज करें
तो आउटर लूप चला है हमारा n टाइम्स, इनर लूप चला है हमारा n-1 टर्न्स टाइम। तो मोटा मोटी देखी जाए तो इन दोनों लूप्स की जो मिलाकर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी हमारे एल्गोरिदम की, वो बनेगी बिग ऑफ n स्क्वायर। तो ये n स्क्वायर का एल्गोरिदम है, इसको काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज या अच्छा एल्गोरिदम हम नहीं कहेंगे सॉर्टिंग की टर्म्स में, क्योंकि इससे भी बहुत फास्टर एल्गोरिदम्स एग्जिस्ट करते हैं। पर क्योंकि ये बहुत बुनियादी चीज़ है समझने के लिए और इसको काफ़ी जगह पूछ भी लिया जाता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर 7 डिफरेंट टाइप के पॉपुलर एल्गोरिदम्स होते हैं सॉर्टिंग में, तो वो कौन कौन से होते हैं और क्यों कोई एल्गोरिदम अच्छा है, क्यों कोई एल्गोरिदम बुरा है। और इसमें एक और मैं चीज आपको एज अ होमवर्क प्रॉब्लम देना चाहूंगी। अब आपको मान लो शुरुआत में एक एरे दे दिया गया है 1 2 3 4 5। अब ये जो एरे है ये ऑलरेडी सॉर्टेड एरे है, तो इस सॉर्टेड एरे के केस में भी हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी यहाँ पर इस बबल सॉर्ट के अंदर, वो बिग ऑफ n स्क्वायर ही होगी। इवन दो ये वर्स्ट केस नहीं है, इसको हम बेस्ट केस कहेंगे। बेस्ट केस क्यों कहेंगे? क्योंकि एरे तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, हमें तो कोई काम करने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। पर इसमें भी हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो n स्क्वायर होगी, क्योंकि आउटर लूप रन करेगा, इनर लूप रन करेगा और ये सारी कंडीशन बार बार चेक होंगी। पर इससे बचने का एक तरीका होता है और तरीका ये होता है कि आप फर्स्ट बारी में ही या इनफैक्ट आप हर बारी में ये चेक कर लो कि कितने स्वॉप्स हुए। आप बाहर एक वेरिएबल बना लो, स्वॉप्स इज इक्वल टू 0। इसको यहां पर हमें इनिशियलाइज करना होगा इस इनर लूप के शुरुआत में, और फिर काउंट कर लें कि जब भी हम स्वॉप कर रहे हैं ना, इसको प्लस प्लस कर दें। और अगर एक आइटरेशन के बाद अगर आपका जो स्वॉप है वो एक भी नंबर से नहीं बढ़ा, तो मतलब हमारा एरे ऑलरेडी सॉर्टेड था। अगर एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है तो मतलब कोई स्वॉप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको अपने कोड में, पर सॉर्टेड नहीं है तो फिर आपको स्वॉप्स करने पड़ेंगे। तो ये स्वॉप्स वाली जो चीज़ है, अगर आपको समझ नहीं आई तो मैं होप करूंगी कि आप थोड़ा सा और रिवाइंड करके इसको दोबारा देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे एंड खुद से इसका कोड लिखने की कोशिश करेंगे कि एक सॉर्टेड एरे के लिए, इस सॉर्टेड एरे के लिए, बबल सॉर्ट के लिए आप कैसे एक ऑप्टिमाइज्ड बबल सॉर्ट का कोड लिख सकते हैं, और उस ऑप्टिमाइज्ड कोड में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आनी चाहिए वो बिग ऑफ n आनी चाहिए। तो इसके लिए आपको ट्राई करना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम सिलेक्शन सॉर्ट की। अब सिलेक्शन सॉर्ट के पीछे का आइडिया कुछ ऐसा है कि हमें एक एरे गिवन होगा, इस एरे में से हमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालना है और उसको एरे के शुरुआत में पुश कर देना है। फिर दोबारा से हमें इससे बड़ा एलिमेंट निकालना है, उसको दोबारा से एरे के शुरुआत में पुश कर देना है। फिर हमें उससे बड़ा एलिमेंट निकालना है और उसको भी एरे के शुरुआत में पुश कर देना है। तो आइडिया अब थोड़ा सा ऑपोजिट हो गया बबल सॉर्ट से, कि पहले हम बड़े वाले को एंड में पुश कर रहे थे, इस बार हम छोटे वाले को पीछे से निकाल के स्टार्ट में पुश कर रहे हैं। जैसे पिक द स्मॉलेस्ट फ्रॉम अनसॉर्टेड एंड पुट इट एट द बिगिनिंग। पर इस बार ऑल्टरनेटिव एलिमेंट जो होंगे उनका स्वॉप नहीं होगा, यानी हर एक दूसरे के बाद हमने नोटिस किया कि बहुत अननेसेसरी स्वॉप्स हो रहे थे। आपको लार्जेस्ट पीछे पुश करना है तो आप पहले लार्जेस्ट निकाल ही लो ना, और एक ही स्वॉप में उसको पीछे पुश कर दो। तो ये वाली चीज़ हम सिलेक्शन सॉर्ट में इंप्लीमेंट करते हैं कि हम स्मॉलेस्ट निकाल लेते हैं और स्मॉलेस्ट को हम एक ही बार में आगे स्वॉप कर देते हैं, बार बार स्वॉप नहीं करेंगे। इसका इंप्लीमेंटेशन थोड़ा सा और समझते हैं। जैसे मान लेते हैं हमें एलिमेंट्स दिए हैं 5 4 1 3 एंड 2। अब इसमें अज्यूम करते हैं कि ये पूरा का पूरा एरे जो है ये हमारा अनसॉर्टेड एरे है। अब अनसॉर्टेड एरे में से हमें स्मॉलेस्ट निकालना है। तो स्मॉलेस्ट क्या आया इसमें से? स्मॉलेस्ट आया हमारे पास 1। तो 1 को हमने सबसे आगे पुश कर दिया एंड उसके बाद अनसॉर्टेड एरे हमारे पास जो रह गया दैट इज 5 4 3 एंड 2। उसके बाद हम इसमें से सेकंड स्मॉलेस्ट निकाल लेंगे। सेकंड स्मॉलेस्ट निकला हमारा 2। अब 2 को हम आगे तो पुश करेंगे, पर कहाँ पुश करेंगे? इसको पुश करेंगे 1 के बाद, 1 2 एंड फिर एलिमेंट्स रह गए 5 4 एंड 3। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट जो सबसे छोटा आएगा दैट इज 3, तो उसको हमने आगे पुश कर दिया 2 के बाद, और अनसॉर्टेड पार्ट में हमारे पास 5 एंड 4 रह गए। तो ये जो हाईलाइटेड पार्ट हमें दिख रहा है ये हमारा अनसॉर्टेड पार्ट है, और हर बार हम अनसॉर्टेड पार्ट से स्मॉलेस्ट निकाल रहे हैं और उसको सॉर्टेड पार्ट में डाल रहे हैं। दिस इज सॉर्टेड पार्ट, दिस इज सॉर्टेड पार्ट, दिस इज सॉर्टेड पार्ट। नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे? नेक्स्ट इससे हम निकालेंगे 4। तो 4 को हम अपने सॉर्टेड पार्ट में पुश कर देंगे। अनसॉर्टेड पार्ट में हमारे पास फाइनली रह गया है 5, जिसके लिए हमें लास्ट में कोई कंपैरिजन या उसको पुश करवाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी लास्ट एलिमेंट रह गया है, छोटे वाले आगे पुश हो गए, तो इट इज द लार्जेस्ट एलिमेंट पॉसिबल। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की थोड़ा सा बात करते हैं या इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं। अब जो शुरुआत में एरे था वो अपने आप में एक बड़ा अनसॉर्टेड एरे था,
और इस अनसॉर्टेड एरे से हमने 1 को निकाल कर आगे पुश किया। तो इसको पुश करने का तरीका क्या था, हमने क्या किया, एक लूप चलाया शुरुआत से लेकर आखिर तक, और इस पूरे लूप में हम कंपेयर करते चले गए कि हम अपना इससे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कैसे निकाल सकते हैं। तो हमने एक प्रॉब्लम पढ़ी थी एरेस के अंदर जिसमें हमने स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर निकाला था। सिर्फ वही एल्गोरिथम यूज करना है, कोई एल्गोरिथम नहीं है। एक सिंपल सा वेरिएबल क्रिएट करेंगे स्मॉलेस्ट, उसको इनिशियलाइज कर देंगे मैक्सिमम वैल्यू के साथ, उसको सबके साथ कंपेयर कर देंगे, जहां भी हमें उससे भी स्मॉल मिल गया उसको आगे पुश कर देंगे। सिंपल चीज हमें करनी है। तो उसके लिए हम लूप लगा सकते हैं। आउटर लूप क्या करेगा, आउटर लूप में हमें टर्न्स काउंट करनी है। एक स्मॉलेस्ट निकाला, दूसरा स्मॉलेस्ट निकाला, तीसरा, चौथा एंड पांचवा हम अवॉइड कर सकते हैं। तो हमारा जो आउटर लूप होगा वो i इज इक्वल टू 0 से लेकर n-2 तक ये लूप चलेगा, क्योंकि लास्ट में कंपैरिजन करने की हमें जरूरत नहीं है। और इनर लूप में हर बार क्या करेंगे, एक तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट बना लेंगे, स्मॉलेस्ट को हम इनिशियलाइज कर देंगे मैक्सिमम के साथ, तो इससे हम स्मॉलेस्ट वैल्यू को कंपेयर करने में आसानी होगी। फिर इनर लूप चलेगा j इज इक्वल टू i+1 से लेकर n-1 तक। आई होप ये वाली चीज क्लियर है कि j इज इक्वल टू i+1 क्यों हुआ। इसलिए हुआ क्योंकि i तक हमारे पास सारा सॉर्टेड हिस्सा है और अनसॉर्टेड हिस्सा शुरू हो रहा है i+1 से लेकर, तो वहां से हम सारे कंपैरिजन शुरू करेंगे। तो ये दिखाता है हमारे अनसॉर्टेड एरे का स्टार्ट। और इससे हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट वैल्यू या मिनिमम वैल्यू को हम शुरुआत में पुश कर रहे होंगे। तो इसके लिए भी कोड लिखकर हम समझते हैं। अब अपनी सेम फाइल के अंदर हम कोड लिख रहे होंगे। यहां पर एक फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर अपना एरे होगा एक। अब इसके लिए आउटर लूप क्या करेगा, आउटर लूप टर्न्स काउंट करेगा। हमें कितनी टर्न्स चाहिए, टर्न 0 से लेकर हम वही सेम टर्न नंबर 3 तक जाने वाले हैं, तो हमें n-2 टर्न्स चाहिए। फॉर इंट, यहां पर टर्न्स की जगह हम i लिख लेते हैं। i इज इक्वल टू 0 से लेकर हमारा लूप जाएगा i लेस देन n-1 विच इज एरे डॉट लेंथ -1 एंड i++। अब इनर लूप के अंदर सबसे पहले तो एक मिनिमम पोजीशन डिफाइन कर लेते हैं। अभी हमारा जो मिनिमम एलिमेंट है, हम अपने करंट एलिमेंट को मिनिमम मान लेते हैं। तो करंट मिनिमम एलिमेंट की पोजीशन है हमारे पास i, एंड इनर लूप के लिए हम शुरुआत करेंगे इस लूप की i+1 से, एंड ये लूप हमारा जाएगा एरे डॉट लेंथ -1 तक। यहाँ कर देंगे हम j++, एंड फाइनली अंदर हम एलिमेंट्स को सबको कंपेयर कर रहे होंगे। तो अगर किसी भी पॉइंट पर हमारा जो मिनिमम पोजीशन पर एलिमेंट है उसकी वैल्यू बड़ी हो जाती है हमारी एरे एट पोजीशन j पर, हमें क्या चाहिए, हमें मिनिमम एलिमेंट चाहिए। मिनिमम एलिमेंट हमने अज्यूम किया कि हमारी करंट पोजीशन पर है, पर उससे भी कोई छोटा मिनिमम मिल गया, यानी ये वाला एलिमेंट जो इससे भी छोटा है, तो फिर हम क्या करेंगे, तो मिनिमम पोजीशन को हम अपडेट कर देंगे। तो हमारी जो मिनिमम पोजीशन होगी वो बन जाएगी j। अभी हम यहाँ पर स्वैप नहीं करेंगे डायरेक्टली, क्योंकि स्वैप कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, ये बबल सॉर्ट बन जाएगा जिसमें बहुत सारी स्वैपिंग थी। हर स्टेप पे हमें स्वैप करना ही नहीं, मतलब इस लूप के अंदर हमें स्वैप करना ही नहीं इनर लूप में, आउटर लूप में करेंगे स्वैप। हमने बबल सॉर्ट में क्या किया था, बबल सॉर्ट में हमने इनर लूप के अंदर बार बार एडजेसेंट एलिमेंट्स के साथ स्वैप किया था। तो यहाँ पे मिनिमम एलिमेंट हमें मिल जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर आकर फाइनली हम करेंगे स्वैप करेंगे इंट टेम्पररी इज इक्वल टू एरे ऑफ मिनिमम पोजीशन, एंड एरे ऑफ मिनिमम पोजीशन पे हम स्टोर करा देंगे अपने एरे ऑफ i को, क्योंकि i के साथ कंपैरिजन हो रहा था जिस भी पोजीशन के लिए। जैसे 0th इंडेक्स के लिए कंपैरिजन हो रहा है तो मतलब हम फर्स्ट स्मॉलेस्ट ढूंढना चाह रहे हैं। अगर फर्स्ट पोजीशन के लिए कंपैरिजन हो रहा है तो हम फर्स्ट स्मॉलेस्ट ढूंढना चाह रहे हैं। अगर सेकंड इंडेक्स के लिए कंपैरिजन हो रहा है तो हम थर्ड स्मॉलेस्ट ढूंढना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से हम काउंट कर रहे हैं। एरे ऑफ i बन जाएगा हमारा टेम्प। तो ये हमारी स्वैपिंग होगी सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर, एंड इस तरीके से हमने पूरी सॉर्टिंग अपनी कंप्लीट कर ली है। यहाँ पर हर स्टेप में क्या किया, यहाँ पे तो हमने टर्न्स काउंट किए हैं, यहाँ पे मिनिमम पोजीशन हमने करंट पोजीशन मान ली है, यहाँ पर हमने एक्चुअली आगे वाला जो अनसॉर्टेड पार्ट है उसके अंदर से मिनिमम ढूंढ के निकाला है, और यहाँ पे उस मिनिमम को अपनी करंट पोजीशन के साथ हमने स्वैप कर दिया है। मेन फंक्शन के अंदर बबल सॉर्ट की जगह इस बार कॉल करेंगे हम सिलेक्शन सॉर्ट को। इसको कर लेते हैं सेव, और अब करवाते हैं इसको रन। तो आउटपुट हमारे पास एक सॉर्टेड एरे नहीं आया क्योंकि हमने कुछ मिस कर दिया है।
अब ये जो हमारा इनर लूप है इसमें हम जाने वाले थे n-1 तक, तो यहाँ पे हम लेस देन एरे डॉट लेंथ करेंगे या फिर j इज लेस देन इक्वल टू एरे डॉट लेंथ -1। तो इसको कर लेते हैं सेव। यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर कॉल करेंगे बबल सॉर्ट की जगह सिलेक्शन सॉर्ट को। इसको कर लेते हैं सेव एंड नाउ रन। तो हमारे पास हमारा सॉर्टेड एरे आ गया है जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इसी को हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना होता। तो यहाँ पे बस हम कंडीशन जो है उसको उल्टा कर देते। कंडीशन को अगर हम लेस देन कर देते तो हर बार ये क्या करता, मैक्सिमम एलिमेंट को लेकर आता और उसको स्टार्टिंग में पुश कर देता। इसको भी देख लेते हैं। अब ये जो हमारा एरे है ये बिल्कुल डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया 5, 4, 3, 2 एंड 1। तो कुछ इस तरीके से हम सिलेक्शन सॉर्ट को लिखते हैं। और इसमें भी आप नोटिस करेंगे कि आउटर लूप n टाइम्स चल रहा है और इनर लूप n टाइम्स चल रहा है। तो इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है बिग O ऑफ n² है। ये भी कुछ इतना अच्छा नहीं है टाइम की टर्म्स में एज कम्पेयर टू आवर बबल सॉर्ट, बट हाँ इसमें इतने ज़्यादा स्वॉप्स नहीं है, हल्का सा सिंपल है व्हेन वी कंपेयर द लॉजिक। तो इसको हम अच्छे से सीख सकते हैं। इसके एल्गोरिदम को, क्या तरीका हमने अपनाया सिलेक्शन के लिए, उसको हमें याद रखना है। नेक्स्ट सॉर्टिंग टेक्निक जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है इंसर्शन सॉर्ट। अब इंसर्शन सॉर्ट की इंस्पिरेशन आती है हमारे ताश के पत्तों से। तो बचपन में कभी अगर आपने खेला होगा भाई बहन के साथ बैठ के या फिर दूसरे कोई कार्ड्स खेले होंगे, तो कार्ड्स में यूजुअली क्या होता है, हमें जब जब नए नए कार्ड्स मिलते हैं ना डील करने के लिए, तो हम कोशिश करते हैं कि उनको सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज करें 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से। तो इमेजिन करते हैं कि हमें कार्ड कुछ इस ऑर्डर में दिए हुए हैं। पहले हमें 1 मिला है, फिर हमें 3 मिला है, फिर हमें 5 मिला है और अब हमें एक नया कार्ड मिलता है जिसका हमारा नंबर है 4। तो हम कोशिश करेंगे इसको यहाँ इंसर्ट कर दें। ऑलरेडी हमने कोई सॉर्टेड हिस्सा अपना बनाया हुआ है, उसके अंदर हम एक नए कार्ड को सही पोजीशन पे इंसर्ट कर रहे हैं। तो इसी तरीके की टेक्निक से, इस चीज़ से हमारे पास इंस्पिरेशन आती है हमारे इंसर्शन सॉर्ट की, जिसका आइडिया ये है कि आप पिक करिए एन एलिमेंट फ्रॉम अनसॉर्टेड पार्ट। ये आपका अनसॉर्टेड पार्ट है, यहाँ से एक एलिमेंट हमें पिक करना है और प्लेस इट इन द राइट पोजीशन इन द सॉर्टेड पार्ट। ये है हमारा सॉर्टेड पार्ट और यहाँ पे ये जो सही जगह है ना, यहाँ पे अपने एलिमेंट को लाके हमें कर देना है प्लेस। इसको एक्चुअली एक एरे के ऊपर इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो शुरुआत में अज्यूम करते हैं कि ये है हमारा सॉर्टेड पार्ट और इतना पार्ट हमारा अनसॉर्टेड पार्ट है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा रहेगा कि हम अनसॉर्टेड पार्ट का पहला एलिमेंट उठाएं और उसे सॉर्टेड पार्ट में डाल दें। जैसे यहाँ से हम पिक करने वाले हैं 4 को, तो 4 को सॉर्टेड पार्ट में डालेंगे तो हमारे पास क्या है, 5 पोजीशंस है एरे में। तो ये 2, 3, 1 ये तो ऐसे की ऐसे रहेगी। हम सबसे पहले स्टेप करेंगे 4 और 5 को कंपेयर करेंगे। अगर 5 4 से बड़ा है तो उसको आगे पुश कर देंगे, मतलब उसको 5 की जगह पुश कर देंगे। तब तक के लिए हम समझ रहे हैं कि 4 हमारा एक टेम्पररी मेमोरी में हमने स्टोर कर रखा है, टेम्पररी वेरिएबल में। और अब देखेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, जगह खाली रह गई, तो यहाँ पे हमने 4 को पुश कर दिया। नेक्स्ट अब हमारे साथ क्या हो गया, ये हमारा सॉर्टेड पार्ट हो गया एंड ये हो गया हमारा अनसॉर्टेड पार्ट। नेक्स्ट एलिमेंट को जिसको हमें सही जगह पर प्लेस करना है, इंसर्ट करना है, वो है 1। तो 1 के साथ हम क्या करेंगे, अब 1 को हम टेम्पररी मेमोरी के अंदर डाल देंगे और अब हमारे पास दोबारा से 5 प्लेसेस खाली हैं जिसमें से 2 और 3 तो वहीं रहेंगे। 1 को 5 के साथ कंपेयर करेंगे। अगर 5 बड़ा है तो 5 को आप पीछे पुश करेंगे, 5 यहाँ आ जाएगा। फिर 1 को 4 के साथ कंपेयर करेंगे। अगर 4 बड़ा है तो 4 को भी एक प्लेस पीछे पुश करेंगे तो 4 यहाँ आ जाएगा। तो 5 एक प्लेस पीछे आ गया, 4 एक प्लेस पीछे आ गया। अब कोई और एलिमेंट बचा नहीं कंपेरिजन करने के लिए, तो 1 को टिकाना पड़ेगा उसकी जगह पे, तो 1 को हमने यहाँ बिठा दिया। अब इस तरीके से ये हमारा सॉर्टेड पार्ट बन गया और ये बन गया हमारा अनसॉर्टेड पार्ट। नेक्स्ट जिस एलिमेंट को कंपेयर करेंगे दैट इज 3 को एक टेम्पररी मेमोरी में बिठा देंगे और हमारे एरे में 5 जगह खाली हैं। तो 2 के साथ तो कोई कंपैरिजन ही नहीं होगा, तो 2 पीछे ही बना रहेगा। 3 और 5 को कंपेयर करेंगे, इनमें से 3 छोटा है 5 बड़ा है, तो 5 को पीछे पुश कर देंगे। उसके बाद 3 और 4 को कंपेयर करेंगे तो 3 छोटा है 4 बड़ा है, तो 4 को पीछे पुश कर देंगे। यहाँ पे 1 है, जब 1 3 के साथ कंपेयर होगा तो 1 छोटा है ऑब्वियसली, तो 1 तो अपनी पोजीशन पे बना रहेगा और 3 को हम कहाँ पुश कर देंगे, जहां पर पहले 4 हुआ करता था, क्योंकि 4 को तो एक प्लेस पीछे पुश कर दिया। अभी करंट पोजीशन जो है वो खाली है, तो वहां पे 3 को हमने डाल दिया। तो इस तरीके से ये हमारा सॉर्टेड पार्ट बन गया एंड ये बन गया हमारा अनसॉर्टेड पार्ट। अब हमें प्लेस करना है 2 को अपनी सही जगह पर, तो क्या करेंगे, 2 को हमने टेम्पररी मेमोरी के अंदर प्लेस करेंगे। हमारे एरे के अंदर बन गई है क्या, 5 स्पेसेस। तो 2 को 5 के साथ कंपेयर करेंगे, 5 बड़ा है तो 5 को 2 की जगह पुश कर दिया। उसके बाद 2 को 4 के साथ कंपेयर करेंगे, 4 बड़ा है 4 को पीछे पुश कर दिया। 2 को 3 के साथ कंपेयर करेंगे, 3 बड़ा है 3 को एक प्लेस पीछे की तरफ हमने पुश कर दिया। फिर 2 को कंपेयर करेंगे 1 के साथ,
तो 2 ऑब्वियसली बड़ा है, 1 छोटा है, तो 1 तो अपनी पोजीशन पे बना रहेगा। 2 को कहाँ एडजस्ट करना पड़ेगा? 2 को एडजस्ट करना पड़ेगा 3 वाली पोजीशन पे। तो 3 इंडेक्स 1 पे था पहले, तो यहाँ पर अब 2 आ जाएगा। एंड इस तरीके से हमारा जो पूरा एरे है वो एक सॉर्टेड एरे की फॉर्म में हमें दिखाई देगा। अनसॉर्टेड पार्ट अब नल हो गया क्योंकि वहां के सारे एलिमेंट्स को एक एक करके हमने सॉर्टेड पार्ट में डाल दिया है और अपना पूरा एरे हमें अब सॉर्टेड मिल गया है। तो यहाँ का लॉजिक क्या रहा? यहाँ का लॉजिक ये रहा कि अनसॉर्टेड पार्ट से एक एक एलिमेंट हमें उठाना है और उसको सॉर्टेड पार्ट के अंदर इंसर्ट करते जाना है। एक एक को इंसर्ट कर देंगे तो फाइनली पूरा एरे हमारा सॉर्टेड हो जाएगा। अब इंसर्शन सॉर्ट के लिए कोड लिखते हैं, तो यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड इंसर्शन सॉर्ट। इसके अंदर हम अपने एरे को एज एन आर्ग्यूमेंट ले लेंगे। सबसे पहले आउटर लूप की बात करते हैं, तो हमें कितने एलिमेंट्स को उनकी सही जगह पर पहुंचाना है। अगर हम अपने 5 साइज के एरे में से 4 एलिमेंट्स को भी सही जगह पर पहुंचा देंगे तो हमारा पूरा एरे सॉर्टेड हो जाएगा। तो बेसिकली हमें n-1 एलिमेंट्स को उनकी सही जगह पर इंसर्ट करना है। फॉर इंट i इक्वल्स 0 से इसको शुरू करेंगे और इसको लेकर जाएंगे लेस देन एरे डॉट लेंथ -1 तक। अब इसके अंदर सबसे पहले अपना करंट एलिमेंट डिफाइन कर लेते हैं। तो हम करंट की शुरुआत कर रहे हैं अपने ith एलिमेंट से, तो i हमारा करंट बन जाएगा। इनफैक्ट अपने लूप की शुरुआत हम 1 से करते हैं, फिर लिखेंगे अपना प्रीवियस एलिमेंट। अब करंट के लिए जो प्रीवियस एलिमेंट होगा वो बन जाएगा i-1 और एक लूप लगाएंगे कि जब तक, अब हमें क्या करना है, बैक ट्रैक करना है अपने सॉर्टेड पार्ट में, जब तक हमारा जो प्रीवियस है वो 0 नहीं होता जाता, क्योंकि कंपैरिजन हम पीछे की तरफ करते जा रहे हैं। तो जब तक हमारा प्रीवियस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहता है एंड जब तक हमारा एरे ऑफ प्रीवियस इज ग्रेटर देन हमारा एरे ऑफ करंट, मतलब हमारे प्रीवियस एलिमेंट जब तक करंट एलिमेंट से बड़े हैं तब तक हमें उन्हें पीछे की तरफ पुश करना है। पीछे की तरफ कैसे पुश करेंगे? एरे ऑफ प्रीवियस +1 इज इक्वल टू एरे ऑफ प्रीवियस। यहां से हमने अपने प्रीवियस एलिमेंट के अगले वाले इंडेक्स पर उसको पुश कर दिया है अगर वो बड़ा है करंट से, और उसके बाद हर बार करेंगे प्रीवियस माइनस। तो यहां से हमारे जो सारे एलिमेंट्स बड़े हो रहे थे हमारे करंट से, उनको हमने पीछे की तरफ पुश कर दिया है और जहां पर भी सही पोजीशन मिल जाएगी इंसर्ट करने के लिए वहां पर हम इंसर्शन कर देंगे। इस वाले लूप से हम फाइंड आउट कर रहे हैं, फाइंडिंग आउट द करेक्ट पोजीशन टू इंसर्ट, और यहां पे फाइनली हम इंसर्शन कर रहे हैं अपने एलिमेंट का। तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? उसके लिए लिखना पड़ेगा एरे ऑफ प्रीवियस +1 इज इक्वल टू हमारा एरे ऑफ करंट। आई होप ये वाली लाइन क्लियर है कि हमने यहाँ पे प्रीवियस +1 क्यों किया, क्योंकि हर बार हम प्रीवियस माइनस कर रहे हैं। हो सकता है हमारा प्रीवियस -1 हो गया हो किसी केस में, या फिर किसी केस में वो सही पोजीशन से एक इंडेक्स कम होता जाएगा। आप इसको ड्राई रन करके देखेंगे इस वाइल लूप को, तो आप देखेंगे जब भी आपको करेक्ट पोजीशन मिलेगी ना, आपका प्रीवियस करेक्ट पोजीशन से एक पोजीशन आगे खिसक गया होगा, तो आपको उसको वापस सही पोजीशन पे लाने के लिए यहाँ पे +1 करना पड़ेगा और करंट की वैल्यू को उसमें असाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा इंसर्शन सॉर्ट कंप्लीट हो गया है। मेन फंक्शन में आप कॉल लगा देंगे इंसर्शन सॉर्ट को, इंसर्शन सॉर्ट। इसको कर लेते हैं सेव। अब यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करेंगे कि हम अपने जो करंट है उसको हमने कहीं स्टोर ही नहीं करा है। जो बात की थी हमने कि इसको टेम्परेरी मेमोरी में स्टोर करा लेंगे और इसकी जगह दूसरे बड़े एलिमेंट्स को बिठा देंगे। तो उसको स्टोर कराने के लिए हम इस करंट को यहाँ पर एरे ऑफ i बना देते हैं, तो ये टेम्पररी मेमोरी बन जाएगा। ये करंट जो इंडेक्स को नहीं, उस एलिमेंट को ही स्टोर कर लेगा। तो हर बार जब कंपैरिजन करेंगे इस करंट के साथ हम कर रहे होंगे कंपैरिजंस को, और यहाँ पे भी इसको कर देते हैं करंट। इसको कर लेते हैं सेव एंड नाउ रन। तो हमारा एरे जो है वो सॉर्टेड फैशन में आ गया। अब इसी को आपको अगर असेंडिंग की जगह डिसेंडिंग में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे बस हमें जो ये कंडीशन है इसको चेंज कर देना है। इस कंडीशन को अगर उल्टा कर दिया तो हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारा एरे आ जाएगा। एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें तो ये लूप n टाइम्स चल रहा है एंड इफेक्टिवली आप ऑब्जर्व करेंगे तो अंदर वाला लूप भी हमारा n टाइम्स चल रहा होगा। तो इंसर्शन सॉर्ट की भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बिग ऑफ n² होती है। तो सिलेक्शन, बबल एंड इंसर्शन तीनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n² होती है। तीनों में से कोई भी ऑप्टिमाइज नहीं है, पर इंटरव्यूज में और आपके कॉलेज के एग्जाम्स में आपसे तीनों की एल्गोरिथम्स पूछी जा सकती हैं, तो इनको हमें याद जरूर रखना है। इसीलिए मैंने एग्जांपल्स यूज करने की कोशिश की है ताकि इंसर्शन कार्ड्स
से मैंने दिखाया कि कैसे लॉजिक याद रखना है, बबल से मैंने दिखाया बबल सॉर्ट का लॉजिक कैसे याद रखना है, और सिलेक्शन सॉर्ट बबल सॉर्ट का बस उल्टा, और उसमें स्वॉप्स कम हो जाते हैं। तो हम स्मॉलेस्ट को सिलेक्ट कर रहे होते हैं, उसको आगे की तरफ पुश कर रहे होते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जावा के इनबिल्ट सॉर्ट की। अब हम डिफरेंट सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स को लिखकर पूरा अपना एरे की सॉर्टिंग कर सकते हैं, पर जावा के अंदर कुछ इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं जो हमें अलाउ करते हैं एक सिंगल लाइन में सॉर्टिंग एग्जीक्यूट करने का। अब बाद में जाकर जो आपके कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग के कॉन्टेस्ट होते हैं या फिर आपके डिफरेंट कोडिंग के टेस्ट होते हैं इंटरव्यूज़ के लिए कंपनी के अंदर, तो उसमें आपको 1-1.5 घंटे का टाइम दिया जाता है और उस टाइम में आप पूरा का पूरा एल्गोरिदम सॉर्टिंग के लिए नहीं लिख सकते। तो जावा के अंदर कुछ इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, C++ जैसी लैंग्वेजेस में भी होते हैं, जिससे सिंगल लाइन में आपकी सॉर्टिंग पॉसिबल हो पाती है। अब जावा के लिए अगर आपको वो इनबिल्ट फंक्शन यूज करना है तो सबसे पहले तो आपको इस पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा, विच इज java.util.arrays। इसके बाद हमें लाइन लिखनी है arrays.sort। अब ये arrays हमारी क्लास है जिसमें sort नाम का एक फंक्शन है, जिसके अंदर एज एन आर्ग्यूमेंट हम अपना एरे पास करेंगे तो हमारा एरे इंटरनली पूरा सॉर्ट हो जाएगा, और जितना टाइम लगेगा सॉर्टिंग में दैट इज n log n। अब ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है n log n, ये बहुत कम है एज कंपेयर टू n स्क्वायर जो हमने सिलेक्शन, इंसर्शन और अभी बबल सॉर्ट के बारे में पढ़ा। तो इसको हम एक बार करके देख लेते हैं। हम अपने मेन फंक्शन में क्या करेंगे, इस बार कोई भी सॉर्टिंग वाला फंक्शन कॉल नहीं करेंगे, हम सिंपली अपने इस एरे के लिए arrays.sort लिखने वाले हैं और उसमें पास करेंगे अपना एरे। एंड ऊपर आप देख सकते हैं कि हमने java.util के .star लिखा है। .star का मतलब सारे के सारे फंक्शंस, क्लासेस, इंटरफेसेस जो भी हैं इंपोर्ट कर लो, पर यहाँ पे .star की जगह अगर हम सिर्फ एरेज लिखें तो भी हमारा काम चल जाएगा। तो ये है सिंटैक्स इनबिल्ट सॉर्ट के लिए। एक बार इस कोड को रन करते हैं तो हमारा एरे जो है वो सॉर्ट हो गया, और इस बार हमें कोई नया फंक्शन नहीं बनाना पड़ा, बड़ा सा कोड नहीं लिखना पड़ा, हमें एक सिंगल लाइन लिखनी पड़ी विच इज array.sort arr। अब इसमें एक और चीज़ होती है, एक और तरीका है इस सेम फंक्शन को इंप्लीमेंट करने का, जिसमें आप क्या करते हैं, अपना एरे तो पास करते हैं प्लस आप उसमें कोई स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स पास करते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एरे है 5 4 3 2 1, आप चाहते हैं बस इसके शुरुआत वाले जो 3 एलिमेंट्स हैं वही हमारे सॉर्ट हो जाए, मतलब हमारा जो फाइनल एरे आए दैट शुड बी 3 4 5 2 एंड 1। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम कॉल करेंगे arrays.sort को, जिसमें सबसे पहले पास करेंगे अपना एरे arr, उसके बाद स्टार्टिंग इंडेक्स पास करेंगे, स्टार्टिंग इंडेक्स है इसका यानी 0, उसके बाद एंडिंग इंडेक्स पास करेंगे, इसका इंडेक्स है हमारे पास 2, पर ये जो एंडिंग इंडेक्स होता है ये नॉन इंक्लूसिव होता है, मतलब अगर आपको 2 तक सॉर्टिंग करनी है तो आपको वहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा, 3 तक करनी है तो 4 लिखना पड़ेगा, 1 तक करनी है तो 2 लिखना पड़ेगा। तो हमें 2 तक करनी है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3। तो इस तरीके से हमारे पास रिजल्टेंट एरे कुछ ऐसा आएगा। तो इसको भी एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। हम यहाँ पर पास करेंगे 0 एंड 3, इसको कर लेते हैं सेव एंड रन। तो अब जो एरे आया उसमें शुरुआत वाले 3 एलिमेंट सॉर्टेड हैं, यानी इट इज 1 4 एंड 5, एंड लास्ट वाले 2 एलिमेंट्स वैसे के वैसे हैं, मतलब 3 एंड 2। तो कुछ इस तरीके से हम इनबिल्ट सॉर्टिंग कर सकते हैं इसके अंदर। साथ के साथ यहाँ पर तो जो ऑटोमेटिक सॉर्टिंग होगी वो असेंडिंग ऑर्डर में होगी, लेकिन अगर हम चाहते हैं हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करना चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारा जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो शुरुआत में आ जाए, स्मॉलेस्ट एलिमेंट लास्ट में चला जाए, तो उस केस के लिए हम यूज करते हैं कलेक्शंस का। अब कलेक्शंस हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं जावा के कलेक्शन फ्रेमवर्क्स के बारे में। अभी के लिए सिंपल सी चीज़ ये समझते हैं कि जो हम सिंटैक्स लिख रहे थे arrays.sort, उसमें हमने एरे पास किया था, उसके बाद आप ये सिंपल लाइन पास कर दें collections.reverse_order को, तो इससे आपके पास रिवर्स ऑर्डर में आ जाएगा सॉर्टेड एरे। और इसके लिए आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी ये java.util.collections। तो कलेक्शंस के अंदर ये जो रिवर्स ऑर्डर नाम का फंक्शन है इसको आप पास करेंगे। तो एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से हमें सॉर्ट फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं विच इज collection.reverse_order। तो ये बहुत अजीब सा और बहुत नया सा लग सकता है हमें ये वाला सिंटैक्स, पर धीरे धीरे हमें इसकी भी आदत हो जाएगी। तो इस सॉर्ट फंक्शन के अंदर अगर हम ये collections.reverse_order फंक्शन पास कर दें तो इसके बाद हमारा एरे जो होगा रिवर्स ऑर्डर में हमारे पास आएगा। एंड सेम चीज़ हम किसके साथ कर सकते हैं, अगर हमें एरेज और स्टार्टिंग इंडेक्स एंडिंग इंडेक्स पास करना है उसके बाद भी हम रिवर्स ऑर्डर पास करें तो भी हमारा एरे जो है रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। इसको भी एक बार करके देख लेते हैं। हमारा एरे कुछ ऐसा दिखता है 5 4 1 3 2। अब यहाँ पर हम लिखने वाले हैं collections.reverse_order। अब यहाँ पे हमें रेड लाइन अपीयर करती हुई दिख रही है सॉर्ट के नीचे, तो एक्चुअली जो इंटीजर एरे हमने बनाया है इसके लिए हम रिवर्स ऑर्डर नहीं ले सकते, पर अगर हमें स्मॉल इंट की जगह यहाँ पर एक कैपिटल इंटीजर लिख देते
तो फिर ये चीज़ पॉसिबल हो पाती। कैसे पॉसिबल हो पाती? हमें हर जगह वैसे इंटीजर में इसको चेंज करना पड़ता, क्योंकि हमारा जो रिवर्स ऑर्डर फंक्शन है वो हमेशा ऑब्जेक्ट्स पर काम करता है। यहाँ पर हमने जो इंट लिखकर एरे बनाया था वो प्रिमिटिव टाइप का था। तो हमें टाइप्स पता है, जावा के अंदर 2 टाइप्स होते हैं, एक हमारे ऑब्जेक्ट टाइप के वेरिएबल होते हैं और एक वेरिएबल का टाइप होता है प्रिमिटिव, यानी जो सबसे बेसिक होते हैं। तो बेसिक पर ये काम नहीं करता, लेकिन अगर आप इंटीजर, कैपिटल इंटीजर टाइप का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ये वाला एरे एक ऑब्जेक्ट है अब इंटीजर क्लास का, तो उस पर ये चीज़ काम करेगी। इसको हम कर लेते हैं सेव एंड रन। तो यहाँ पर हमारे पास रिवर्स ऑर्डर में यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारा एरे आकर हो गया है प्रिंट। एंड सेम चीज़ हम अपने इंडेक्सेस के लिए कर सकते हैं। यहाँ पर लिख देंगे 0, यहाँ पर लिख देंगे 3। तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा 5 4 1, मतलब ये सेम रहेगा, एंड 3 2। फाइव 4 1 एंड 3 2। अब इस कोड के रन होने के पीछे लॉजिक क्या है? ये जो रिवर्स ऑर्डर फंक्शन है ये इंटरनली एक कंपैरेटर को यूज़ करता है। जब भी हम 2 नंबर्स को कंपेयर करना चाहते हैं, मतलब इंटरनली जहाँ पर जावा के अंदर सॉर्टिंग होती है या C++ के अंदर सॉर्टिंग होती है, तो 2 नंबर्स कंपेयर हो रहे होते हैं, तो उनको कंपेयर करने के लिए एक कंपेरेटर लिखा जाता है। अब कंपेरेटर को हम कुछ इस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं, पब्लिक स्टैटिक इंट कंपेयर। अगर हमें 2 नंबर को कंपेयर करना हो, इंट A इंट B, और हम इस फंक्शन को कुछ ऐसा बनाएं कि अगर a b से छोटा है तो उस केस में हमें एक नेगेटिव वैल्यू मिले, अगर a b के बराबर है तो उस केस में हमें 0 मिले, और अगर a b से बड़ा है तो उस केस में हमें एक पॉजिटिव वैल्यू मिले। तो हम रिटर्न कर सकते हैं सिंपली a माइनस बी इस फंक्शन से। तो जब a b से छोटा होगा तो उस केस में नेगेटिव रिटर्न होगा, क्योंकि इनका रिजल्ट नेगेटिव आएगा। a b के बराबर होगा तो 0 रिटर्न होगा, और a b से बड़ा होगा तो एक पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न होगी। अब जावा के अंदर भी कंपैरेटर होता है जो बिल्कुल यही लॉजिक को इंप्लीमेंट करता है। अब आपने जब ये कलेक्शंस डॉट रिवर्स ऑर्डर पास किया तो उस कंपैरेटर ने क्या किया, उस कंपैरेटर ने रिटर्न कर दिया b माइनस a। तो लॉजिक पूरा का पूरा उल्टा हो गया। जब भी हमारा सॉर्टिंग फंक्शन कंपेयर करता था a b में से जो छोटा है उसको मैं आगे ले आऊं, उसकी जगह उन्होंने लॉजिक को रिवर्स कर दिया कि b अगर बड़ा है तो उसको आगे ले आओ। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल है। कंपैरेटर्स के बारे में जब हम एरे लिस्ट पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर जाकर हम और ज़्यादा इसको एक्सप्लोर करेंगे। इनफैक्ट जब हम मैप्स, सेट्स, इन सब की बात करेंगे तो और ज़्यादा इसको एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट्स हमारे पास आ जाती हैं तो वहाँ पर हम खुद के कंपैरेटर्स क्रिएट करेंगे, खुद अपना कंपेयर फंक्शन बनाएंगे। क्योंकि हो सकता है कि आपको एक दो स्टूडेंट्स को कंपेयर करना हो, तो उनको कंपेयर आप, स्टूडेंट एक का नाम है S1, एक का नाम है S2, उनको कंपेयर नहीं कर पाएंगे डायरेक्टली, लेकिन आप उन दोनों स्टूडेंट्स को उनके रोल नंबर के बेसिस पर कंपेयर कर सकते हैं, किसको लाइन में आगे खड़े होना है, किसको पीछे खड़े होना है, या मार्क्स के बेसिस पर कंपेयर कर सकते हैं। तो वहां पर जाकर हमें कंपेरेटर्स की एक्चुअल वैल्यू समझ में आएगी। यहाँ हमने बेसिक पढ़ लिया कि इनबिल्ट फंक्शंस को यूज करके हम अपने एरे को सॉर्टेड ऑर्डर में यानी असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लेकर आ सकते हैं। अब हम बात करने वाले एक और स्पेशल फंक्शन के बारे में जिसका नाम है काउंटिंग सॉर्ट। अब काउंटिंग सॉर्ट का इस्तेमाल यूजुअली वहां होता है जहां हमारे पास जिन नंबर्स को हम सॉर्ट करना चाहते हैं ना वो ज्यादा बड़े नहीं होते। जैसे स्टूडेंट के मार्क्स हो सकते हैं। अब मार्क्स हमें पता है 1 से लेकर 100 की रेंज में ही आएंगे, या अगर छोटे आपके रोल नंबर्स है, मतलब 30 ही बच्चे हैं क्लास के अंदर और रोल नंबर 1 2 3 4 5 इस तरीके से हैं, तो वहां पर हम सॉर्ट कर सकते हैं चीज़ों को। तो जो रेंज होती है ना नंबर्स की, जैसे मिनिमम नंबर से लेकर मैक्सिमम नंबर की जो रेंज होती है, यहाँ पे हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को कंसिडर करेंगे। मिनिमम से लेकर मैक्सिमम की जो रेंज होगी, अगर वो रेंज छोटी होगी तो वहाँ पर हम काउंटिंग सॉर्ट को लगा सकते हैं। इनफैक्ट काउंटिंग सॉर्ट ऐसे केसेस में इतना एफिशिएंट होगा कि कुछ कुछ केसेस में आपकी लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है। मतलब n log n तो बहुत ज़्यादा सुपीरियर मानी जाती है बिकॉज इट इज़ द लोएस्ट इन द वर्स्ट केस, पर कुछ केसेस में यहाँ पे आपकी नियर टू n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है अगर आपको बहुत ही अच्छा केस मिल गया तो काउंटिंग सॉर्ट के लिए हमने ये वाला एरे का एग्जाम्पल लिया है। इसके अंदर मिनिमम एलिमेंट है हमारा 1 और मैक्सिमम एलिमेंट है हमारा 7। तो यहाँ पे रेंज हमारे पास बहुत छोटी है। रेंज हम कहेंगे यहाँ पर कि हमारे पास टोटल 7 नंबर्स है, 7 नंबर्स की हम रेंज लेकर चल रहे हैं। तो अब काउंटिंग सॉर्ट के लिए हम एक काउंट एरे बनाते हैं। काउंट एरे के अंदर हम उतने ही पार्टीशंस रखेंगे जितने हमारे ओरिजिनल एरे के अंदर है। इसको हम नाम दे देंगे काउंट का। तो यहाँ पे
हम हर एक इंडेक्स पर क्या करने वाले हैं, अपने नंबर्स की फ्रीक्वेंसी को स्टोर करने वाले हैं। फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब है कौन सा नंबर कितनी बार आएगा उसको स्टोर करेंगे। जैसे हम इस एरे को एक एक करके ट्रवर्स करना शुरू करेंगे। हमारे पास आया 1, तो हमने 1 में क्या किया, 1 स्टोर कर दिया। फिर आया हमारे पास 4, तो 4 में 1 स्टोर कर दिया। फिर आया 1, तो हमने इस 1 को अपडेट करके 2 कर दिया। ये काउंट एरे काउंट कर रहा है कि हमारे पास कौन सा नंबर कितनी बार है, फ्रीक्वेंसी काउंट करता है कौन सा नंबर कितनी बार है। फिर हम आए 3 पर, 3 पे हमने 1 कर दिया। 2 पर आए 2 को अब हमने 1 कर दिया। 4 पर आए 4 को हमने 1 से बढ़ा के 2 कर दिया। 3 पर 3 को 1 से बढ़ा के 2 कर दिया और 7 को कर दिया 1। बाकी जगह हम क्या लिखने वाले हैं, बाकी जगह ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट हमारा 0 पड़ा होगा, मतलब ये नंबर्स एग्जिस्ट नहीं करते। अब अगर हमें सॉर्ट करना है तो क्या करेंगे, ओरिजिनल एरे में हम वापस जाएंगे। इसको ले लेते हैं हमारा ओरिजिनल एरे। इस एरे में हम वापस जाएंगे और इस एरे में सबसे पहले 1 स्टोर था। अब एक एक करके ट्रवर्स करना शुरू करेंगे इस एरे को। तो यहाँ पर पहले से क्या एलिमेंट स्टोर थे हमारे ओरिजिनल एरे के अंदर, हमारे पास था पहले 1, फिर 4, फिर 1, फिर 3, फिर 2, फिर 4, फिर 3 एंड देन 7। अब हम पुराने नंबर्स को रिप्लेस कर देंगे यहाँ से काउंट करना शुरू करके। तो सबसे पहले हम 0 पर हैं, 0 पर काउंट 0 है तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं ला सकते। फिर हम आएंगे 1 पर, 1 पर हमारे पास 2 है, मतलब हमारे ओरिजिनल एरे में 2 1s थे। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट पोजीशन पे 1 डाल देंगे, इसका काउंट डिक्रीज कर देंगे बाय 1। फिर नेक्स्ट पोजीशन पे भी 1 डाल देंगे और इसका काउंट डिक्रीज कर देंगे टू 0। फिर हम आएंगे 2 पर, अब 2 पर हमारे पास 1 स्टोर्ड है तो यहाँ पर हम डाल देंगे 2 और इसका काउंट डिक्रीज कर देंगे टू 0। फिर हम आने वाले हैं इस 3 पर, 3 पर काउंट है 2 तो काउंट को बाय डिक्रीज कर देंगे बाय 1 और अपने 3 को हम लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद फिर से एक और 3 है तो इसका भी काउंट हटाकर कर देंगे 0 और 2 की जगह लिख देंगे 3 को। फिर हम आएंगे 4 पर, 4 का काउंट डिक्रीज करेंगे बाय 1 और काट कर लिख देंगे 4। दोबारा से डिक्रीज कर देंगे काउंट टू 0 और यहाँ काट कर लिख देंगे 4। फिर जाएंगे 5 पर, काउंट 0 है, 6 पर काउंट 0 है, 7 का काउंट है 1 तो इसको काट के कर देंगे 0 एंड 7 की जगह हमारे पास आ जाएगा 0। एंड फाइनली जब हम नोटिस करेंगे तो हमारा फाइनल एरे एक सॉर्टेड एरे होगा जिसमें नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है। तो हमने क्या किया, हर नंबर की फ्रीक्वेंसी को अपने काउंट एरे में स्टोर कर लिया। फिर काउंट एरे को ट्रवर्स करेंगे, जितने भी नंबर्स आए जा रहे हैं फिर उनको ओरिजिनल एरे में उसी तरीके से हम कर देंगे रिप्लेस। अब इस कोड की अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पर हम कोड को किस तरीके से लिखेंगे, हम आउटर लूप को तो सबसे पहली बार चलाएंगे 0 से लेकर n तक। इस लूप में हम काउंट करेंगे फ्रीक्वेंसी को। फिर हम एक और लूप चलाएंगे जो जाएगा i इज इक्वल टू 0 टू मैक्सिमम नंबर तक या फिर हमारी रेंज तक। इसमें रेंज क्या है, इसमें रेंज है हमारी 7, क्योंकि मैक्सिमम नंबर हमारा 7 है तो हमारे काउंट एरे का जो साइज होगा दैट इज गोइंग टू बी 7। इस एरे का साइज है हमारा 8। तो हम 2 लूप्स फॉर्म करेंगे, ये होगा हमारा पहला लूप जिससे हम फ्रीक्वेंसी काउंट करेंगे, फिर दूसरा लूप जिससे हम फाइनली सॉर्टिंग करने वाले हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी बिग ऑफ n प्लस हमारी रेंज। तो इनमें से जो भी बड़ा होगा उसके प्रोपोर्शनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। तो जिन केसेस में रेंज छोटी होती है यानी हमारा लार्जेस्ट नंबर छोटा हो जाएगा, यहाँ 7 बहुत छोटा नंबर माना जाता है तो उस केस में ये एक लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें दे रहा होगा। अब कोड लिखने के लिए एक फंक्शन हम बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड काउंटिंग सॉर्ट। काउंटिंग सॉर्ट के अंदर हमारे पास पैरामीटर आएगा हमारा एरे आर्ग्यूमेंट। सबसे पहले हमें बताना है एक काउंट एरे। काउंट एरे के साइज के लिए सबसे पहले हमें रेंज निकालनी पड़ेगी, अपना लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना पड़ेगा। तो लार्जेस्ट के लिए हम यहाँ लिखेंगे इंटीजर डॉट मिन वैल्यू। तो हमारा जो लार्जेस्ट होगा दैट विल बी मैथ डॉट मैक्स ऑफ लार्जेस्ट एंड ARR ऑफ i। अब हम एक काउंट एरे बनाएंगे और काउंट एरे का साइज होने वाला है न्यू इंट ऑफ लार्जेस्ट +1। ये +1 क्यों, +1 इसलिए क्योंकि हम 0 से शुरुआत कर रहे होते हैं आइडियली, 0 से लेकर हम 7 तक जाएंगे। अगर 7 हमारा लार्जेस्ट है तो 0 को भी हम काउंट करेंगे, क्योंकि काउंटिंग सॉर्ट को हम पॉजिटिव नंबर्स के ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं और 0 उनमें पॉजिटिव नंबर्स में हमारा काउंट हो जाता है। नेगेटिव नंबर्स के लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं एक बार कोड लिखने के बाद। तो पॉजिटिव एज्यूम करते हुए लार्जेस्ट +1 हमारा साइज होने वाला है काउंट का। अब दोबारा से आइटरेट करेंगे अपने एरे पर।
हमें किसको अपडेट करना है? हमें करना है काउंट ऑफ ARR ऑफ आई को अपडेट, यानी प्लस प्लस। तो जो हमारा नंबर होगा उसको इंडेक्स की तरह लेना है, फिर काउंट में उस इंडेक्स पर जाना है और नंबर को कर देना है प्लस प्लस। अब फाइनली जब हम सॉर्टिंग वाला स्टेप अपना रहे होंगे तो उस केस में हम आइटरेट करेंगे अपने काउंट एरे के ऊपर, काउंट डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। ये वाली चीज़ में हमें कंफ्यूज नहीं होना कि कौन से स्टेप में कौन से एरे पर हम आइटरेट कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप में जहाँ पर फ्रीक्वेंसी काउंट कर रहे हैं उसमें ओरिजिनल एरे पे आइटरेट करना है। सेकंड स्टेप में जहाँ सॉर्टिंग करेंगे वहाँ काउंट सॉर्ट पे यानी फ्रीक्वेंसी वाले एरे पे हमें आइटरेट करना है। उसके बाद क्या करेंगे, अगर जब तक हमारा जो काउंट ऑफ आई है जब तक वो ग्रेटर देन 0 है तब तक हमें एलिमेंट्स को अपडेट करना है। एलिमेंट्स को अपडेट करने के लिए एक और ऊपर इंडेक्स ले लेते हैं। इस इंडेक्स को लिखते हैं j इज इक्वल टू 0। तो एरे ऑफ j इज इक्वल टू आई हो जाएगा एंड यहाँ पे कर देंगे j को हम प्लस प्लस, साथ के साथ काउंट ऑफ आई को कर देंगे माइनस माइनस। तो हमने क्या किया, ओरिजिनल एरे के अंदर 0 से शुरुआत कर दी, यानी इंडेक्स ओरिजिनल एरे का 0 से शुरू कर दिया और जब तक काउंट की वैल्यू हमारी 0 नहीं हो जाती तब तक अपने ओरिजिनल एरे में उस नंबर को डालते जाएंगे, ओरिजिनल एरे का इंडेक्स आगे बढ़ाएंगे और काउंट को माइनस माइनस कर देंगे। ये वही स्टेप है जिसमें अगर फ्रीक्वेंसी 2 होती थी तो पहले हम उस नंबर को लिख देते फ्रीक्वेंसी को बाय डिक्रीज बाय 1, फिर दोबारा से नंबर को लिख देते फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज बाय 1, तो 2 से घटाकर उसको 0 कर देते हैं तब तक हमारा लूप ये चलता रहेगा। तो इस तरीके से हम सॉर्टिंग कर लेंगे। ये काउंट सॉर्ट का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो यहाँ पे हमारा काउंटिंग सॉर्ट खत्म हो गया है। मेन फंक्शन के अंदर इंसर्शन की जगह हम कॉल कर लेते हैं काउंटिंग सॉर्ट को, इसको कर लेते हैं सेव। यहाँ पर इसे दोबारा से इंटीजर टाइप का बना देते हैं एंड अपने प्रिंट फंक्शन के अंदर भी इंट। अब इसको करते हैं रन। तो हमारे पास एक सॉर्टेड एरे आया विच इज़ 1 2 3 4 5। अब इसमें थोड़े से अपने ओरिजिनल एलिमेंट्स भी हम डाल लेते हैं। तो हमारे पास दोबारा से एक सॉर्टेड एरे आ गया है। अब इसमें अगर आपके पास नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं एरे में तो स्टैक ओवरफ्लो का एक पूरा सेक्शन है उसके ऊपर, मतलब एक वेबसाइट है जहाँ पर कुछ कुछ तरीके आपको बताए हुए हैं करने के। तो उनमें से एक पॉसिबल तरीका है कि आप नेगेटिव नंबर्स को पॉजिटिव की तरह ट्रीट कर लें, उनको एक अलग एरे में डाल लें, उनके साथ काउंट सॉर्ट कर लें और उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लें। तो यहाँ के आपके असेंडिंग हो जाएंगे, यहाँ के डिसेंडिंग, और उनको आगे दोबारा से नेगेटिव साइन के साथ आप जोड़ दें। लेकिन काउंट सॉर्ट का जो ओरिजिनल यूज़ है वो पॉजिटिव नंबर्स के लिए होता है और इसको स्पेशली हमें उन केसेस में यूज करना चाहिए जहां पे हमारी रेंज छोटी होती है, जहां पे हमारे जो नंबर्स होते हैं जिनको हमें सॉर्ट करना है वो क्वांटिटी में ज्यादा हो सकते हैं पर उनकी वैल्यू छोटी होनी चाहिए। तो वहां पे काउंट सॉर्ट सबसे ज्यादा इस्तेमाल होना चाहिए। तो आई होप कि हमें अपनी सारी बेसिक सॉर्टिंग की जो टेक्निक्स हैं वो अच्छे से समझ में आ गई हैं। इसके बाद हम और भी सॉर्टिंग की टेक्निक्स को पढ़ने वाले हैं जो शायद हमें और ज़्यादा मज़ेदार लगें, जो डेफिनेटली जो हमने अभी n स्क्वायर वाली सॉर्टिंग पढ़ी उनसे तो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होंगी, पर काउंट सॉर्ट से हो सकता है कुछ केसेस में कम एफिशिएंट हो। एंड अगर आप किसी भी टेस्ट में अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको इनबिल्ट सॉर्टिंग ही यूज़ करनी है, वहाँ पे खुद का सॉर्टिंग टेक्निक हमें बैठकर नहीं लगाना है।